तो इस क्वेश्चन में देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले बच्चे मेरे। पूछ क्या रहा है, नोडल प्लेन पूछ रहा है कि इथीन में जो पाई बॉन्ड है उसके क्रॉस इसको नोडल प्लेन बताना है कि वो नोडल प्लेन कहाँ लोकेट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना चाहिए, इथीन का स्ट्रक्चर। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड जो पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, और देन फाइंड नोडल प्लेन। सभी को पता है कि नोडल प्लेन का मतलब होता है कि उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होना चाहिए। ऐसा प्लेन आपको सेलेक्ट करना है पाई बॉन्ड के क्रॉस जिसके प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। अब चलिए इस क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं कि आप सब क्वेश्चन देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 2002 में। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। सबसे पहले देखो, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दिस इज sp2। sp2 का मतलब ये किसके किसके इंटरमिक्सिंग से बना, px और py। इसका मतलब है कि यहां पर एक pz जो ऑर्बिटल होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। और सभी बच्चे जानते हैं कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड। अब यहां पर देखो, एक प्लेन हम ले लेते हैं। अब यहां पर देखा जाए, हाइड्रोजन है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड बना है। अब यहां पर देखो, जो पाई जो बॉन्ड होगा जो बनेगा, एक पी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड जो था वो देखो ध्यान से, इस प्लेन के वो क्या होगा, पी ऑर्बिटल, दिस इज परपेंडिकुलर। पीजेड जो ऑर्बिटल होगा, ये जो प्लेन हम ड्रॉ जो कर रहे हैं, इस प्लेन के ये जो पी जो ऑर्बिटल होगा जो मैंने बोला कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और यहां पर ये लैटरल ओवरलैप हुआ। कैसा ओवरलैप हुआ बच्चे, जिसकी वजह से यहां पर क्या बना, पाई बॉन्ड। ये जो अंदर में पॉजिटिव पॉजिटिव जो लिख रहे हैं, इसको गलती से आप लोग चार्ज न समझे। दिस इज नॉट अ चार्ज, दिस इंडिकेट्स फेज ऑफ वेव फंक्शन। और जब भी फेज ऑफ वेव फंक्शन होता है ना, तो वो आसानी से इजिली ओवरलैप हो जाता है, जो आप लोग ओवरलैपिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको सिखाया जाता है। अब यहां पर देखो, ये जो पाई बॉन्ड जो तुम बना रहे हो बच्चे मेरे, ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पाई बॉन्ड है इथीन में, इसके एक क्रॉस आपको नोडल प्लेन सोचना है पाई बॉन्डिंग के रेफरेंस में, कि जो पाई बॉन्ड के क्रॉस जो नोडल प्लेन होगा वो कहां मिलेगा। तो अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो पाई जो बॉन्ड जो मिल रहा है, ये प्लेन के इस परपेंडिकुलर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो नोडल प्लेन जो मिलेगा वो इसी के प्लेन में मिलेगा। जो मॉलिक्यूल्स का जो प्लेन है, इसी के प्लेन में आपको एक क्या मिल जाएगा बच्चे मेरे, नोडल प्लेन मिलेगा। इस पाई बॉन्ड के क्रॉस जो नोडल प्लेन जो मिला, इस मॉलिक्यूल्स के क्या मिला बोलो, इसी के प्लेन में ही मिला, बट नॉट पैरेलल टू द, इसमें ऑप्शन में सेकंड में था कि मॉलिक्यूल्स के प्लेन में है और पैरेलल टू हो मॉलिक्यूल्स के प्लेन के, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा
कि जो नोडल प्लेन होगा ना वो लोकेटेड इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, यानी जो मॉलिक्यूल्स के प्लेन में है उसी में इसका लोकेशन होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अ प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन के ठीक है पैरेलल तो है, लेकिन यहां पर क्या है देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको मिल जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स के प्लेन में ही एक नोडल प्लेन मिला, एंड दैट्स वाई इसका पहला जो स्टेटमेंट जो होगा बिल्कुल करेक्ट मिला कि पाई बॉन्ड की क्रॉस जो नोडल प्लेन मिला वो मॉलिक्यूल्स के ही प्लेन में मिलेगा, यानी जिस प्लेन में मॉलिक्यूल्स है उसी के प्लेन में मिलेगा, बट नॉट पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन बिकॉज ऑफ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के प्लेन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एंड दैट्स वाई। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग में। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है। देखो H2O, H2S, सेलेनियम के हाइड्राइड, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे, और H2TE टेलुरियम। पहला इसमें देखो जो स्टेटमेंट लिख रहा है, इसमें अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना चाहते हो तो H2O का BP सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होता है, दिस इज मैक्सिमम ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और बाकी में क्या है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ कंडीशन होता है कि हाइड्रोजन को फोन के साथ अटैच्ड होना चाहिए। फोन मतलब बात करने वाला नहीं, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड अगर है, देन दैट हाइड्रोजन वो रिस्पॉन्सिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए with other most electronegative atoms like again phone। तो अब जरा बताओ, यहां पर बीपी लिखने के लिए हम लोग मास फैक्टर यूज करते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का इसमें जो ऑर्डर अगर लिखना चाहें अगर हम, तो बोलेंगे कि H2O सबसे ज्यादा, फिर H2TE, फिर H2AC, फिर H2S। पहला कह रहा है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये लाइन बिल्कुल सही है। कह रहा है कि H2TE का सबसे हाईएस्ट होगा, इसमें ये लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस ग्रुप में मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका बीपी सबसे हाईएस्ट होता है, और इसका कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जैसे मान लो कि ये वाटर है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका एक डेल्टा नेगेटिव ही बनाएगा, ये भी डेल्टा। अगर मान लो कि अगर इधर हम वाटर अगर लिख दे तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इधर भी अगर हम वाटर लिख दे, अगर हाइड्रोजन, इधर अगर हम वाटर लिख दें तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा। इधर अगर हम वाटर अगर लिख दें तो इस तरीके से तुम क्या सोच सकते हो, इसके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन। एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, यानी मैक्सिमम होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसमें एकदम फंसना नहीं चाहिए। उसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
एक बार सवाल चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे एक बार देख भी लें, 2-4 सेकंड का मौका देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। ये कैसे टूटेगा, कैल्शियम पे +2 चार्ज, तो C2 पे चार्ज बताओ, -2 हो जाए। C2 पे -2 चार्ज हो गया। अब इसका जो एनायनिक जो पार्ट है, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बना लेते अगर, तो यही स्ट्रक्चर इसका मिलेगा। पूछ रहा है कि नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड आर। माने पूछ रहा है कि इसमें 2 कार्बन के बीच में इस कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। तो देख लो ना, एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। सो आंसर इज व्हाट, पढ़ लो ऑप्शन में क्या लिखा है। पहला गलत है, 1 सिग्मा 1 कह रहा है पाई। सेकंड ऑप्शन में 1 सिग्मा 2 पाई कह रहा है, यह सही हो गया। 1 सिग्मा एंड हाफ पाई भी गलत है। 1 सिग्मा बॉन्ड गलत है। तो 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा के साथ साथ 2 पाई भी बन रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, है ना। चलिए, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सारे बच्चे इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, तो इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कि अगर आपको टेस्ट में दिखे, या आजकल आईटी भी जो है क्वेश्चंस रिपीट कर दे रहा है, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को चेंज करता है, बट सोचना वही होता है। तो इसलिए ये सब चाहिए कि एक एक सवाल को आप अच्छे से बनाए भी। चलिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पहले लैंग्वेज को रीड करो। सवाल बनाने से जरूरी है कि सवाल को अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन में आखिर ये डिमांड क्या कर रहा है। कुछ बच्चों का बीमारी होता है कि आधा क्वेश्चन पढ़ेगा और आधा वो इमेजिन कर लेगा कि ऐसा हो सकता है ना। तो समटाइम्स आप गलत साबित हो जाते हैं। चलो, तो एक बार सवाल को पढ़िए, हम उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे। इसमें कह रहा है ना कि सारे क्वेश्चन में 4-4 सेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 4 मॉलिक्यूल्स का सेट दिया गया है। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स possesses permanent dipole moment at room temperature। ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब समझ लो पहले कि ऐसा स्पेसीज जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो। और कह रहा है ना कि वो ऑप्शन आइडेंटिफाई टिक लगाना है जिसका चारों के चारों मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। मतलब अगर एक तो कि अगर उस 4 में से सपोज कर ले बच्चे मेरे, किसी एक का भी डाइपोल मोमेंट 0 अगर है, मतलब वो आंसर में आप कंसीडर नहीं करोगे। ओके, जैसे देखो फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट में SO2 पे देखो एक लोन पेयर है, ये तो बेंजीन का ये है। तुम ही बताओ ये किस एंगल से ये 0 लग रहा है तुमको। SO2 में एक लोन पेयर है, ये भी 0 नहीं होगा। H2AC 2 लोन पेयर है, कोई चांस नहीं है 0 होने का। BrF3 स्क्वायर पिरामिडल इसका ज्योमेट्री है। ये और ये तो कैंसिल कर लेगा, ये भी और ये भी दोनों कैंसिल कर लेगा, लेकिन लोन पेयर और ये फ्लोरीन ये कभी आपस में कैंसिल नहीं करेगा। एंड सो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यानी पहला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें चारों के चारों एग्जाम्पल का लोन पेयर, मतलब डाइपोल मोमेंट नॉट 0 है।
मतलब वो ऑप्शन में काउंट हो जाएगा, यही पूछ भी रहा है। अगला सवाल में देखो, सेकंड ऑप्शन सॉरी फर्स्ट ऑप्शन को टिक लगाएंगे हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन टिक लगेगा क्योंकि सारे के सारे यही पूछ रहा है ना कि किसका डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो है, यानी कुछ ना कुछ उसका वैल्यू है। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें BeCl2 लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है, वेक्टर का डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, CO2 का भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, BCl3 का भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। इसलिए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। और ये बहुत सिंपल है चेक करना। जैसे CO2 का चेक करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर बना लो। sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर सराउंडिंग एटम सेम अगर है तो उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो लिख देते हैं। BCl3 में देखो 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तीन वेक्टर के बीच 120 डिग्री का एंगल है, नेट फोर्स जीरो। यहां पर देखो क्लोरोफॉर्म में, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल, सो तीसरा ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन में NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अमोनिया में एक लोन पेयर है, जीरो होने का चांस बिल्कुल नहीं है। PuCl3 इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। क्लोरोफॉर्म अभी बताए हैं, मतलब इसका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लास्ट वाला में देखो BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो और इसका ओजोन का नॉट जीरो, SF6 जीरो, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट वेरी क्लोज टू जीरो, यानी इसमें मिक्सचर है, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ओजोन का अगर तुम चेक करना चाहते हो BF3 का तो BCl3 के ही सिमिलर होगा। BF3 का डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करेंगे, सिमिलर टू BCl3। ओजोन में देखो sp2 में एक लोन पेयर होगा, डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। SF6 में डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो हो गया देख लो, ये सब वेक्टर एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किसके तरफ होता है, टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सो इट्स डाइपोल मोमेंट इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो इसका आंसर हम लोगों को क्या क्या मिला था, ए और एक सी मिला था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो ताजा ताजा भी है, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। ये फोटो बना करके ये दिखाना चाहता है कि सवाल बहुत भारी है, बट इसको सोचना बहुत आसान है। चलिए हम चाहते हैं कि एक बार सवाल को बच्चे हमारे एक बार रीड कर लें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये कॉम्ब है, कंघी है,
ये कह रहा है कि चार्ज्ड कॉम्ब, माने ये जो कॉम्ब है ये चार्ज्ड है, इसको एक स्ट्रीम दिया हुआ है जिसे ड्रॉपलेट्स बना हुआ है। तो कह रहा है इसमें कि कौन कौन से इसमें लिक्विड है, हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। यानी ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, इस कॉम जो चार्ज्ड है बेटा, ये अट्रैक्ट हो करेगा, तभी इस कॉम में क्या होगा बोलो, डिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये जो ड्रॉपलेट्स होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा। इस ड्रॉपलेट्स में डिफ्लेक्शन होने के लिए ये जो वही डिफ्लेक्शन कर पाएगा जो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, जो पोलर होगा, इसमें से जो जो पोलर होगा आइडेंटिफाई पोलर स्पेसिस। अब देखो ये चार्ज्ड है कॉम्ब, और हम अगर इसमें से डाइपोल अगर ले लेते अगर है, तो अट्रैक्शन जितना अच्छा अगर होगा उतना ही इस ड्रॉपलेट्स में डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये इसमें से अगर कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हम नॉन पोलर वाला क्यों नहीं चुनेंगे, वाई? नॉन पोलर में जो तुम डाइपोल इंड्यूस करना पड़ेगा, और डाइपोल जब तुम नॉन पोलर में इंड्यूस करोगे तो इसमें ड्रॉपलेट्स में जो डिफ्लेक्शन होगा इस चार्ज फॉर्म के थ्रू वो कम होगा। लेकिन इसमें आपको डिफ्लेक्शन तो होना ही चाहिए, अच्छा डिफ्लेक्शन हो इस ड्रॉपलेट्स में। सो हमको क्या चुन लेना चाहिए बोलो, पोलर स्पेसिस कौन सा। अब जैसे ये O2 है, O2 का डाइपोल मोमेंट 0 है, डाई एटॉमिक स्पेसिस है। HF है, दो अलग अलग एटम्स है, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, सारे बच्चे इसको तुरंत पकड़ लेंगे। H2O में भी बोलो, जो भी पोलर होगा उसको P से हम डिनोट करेंगे। अमोनिया बोलो, इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉट 0, दिस इज पोलर। H2O2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये भी किसी भी एंगल से इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं CCl4। CCl4 sp3 dipole moment 0, all surrounding atoms are identical, this is CCl4। क्लोरोफॉर्म में देखो, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, दिस इज पोलर। बेंजीन जो होगा इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसलिए दिस इज नॉन पोलर। जो 0 होगा नॉन पोलर होगा। और लास्ट वाला भी तो क्लोरोबेंजीन। मतलब 100 बात का एक आपको जवाब समझना है कि डिफ्लेक्शन इस ड्रॉपलेट्स में होने के लिए स्पेसीज को पोलर होना पड़ेगा, तभी डिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा डिफ्लेक्शन में। अब यहां पर देखो कितना पोलर स्पेसीज है, एक आपका HF मिला, H2O, अमोनिया, H2O2। क्लोरोफॉर्म तो नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म होगा CCl4 का 0 मैंने लिखा है, बेंजीन का नहीं होगा, और कौन सा हुआ, क्लोरोबेंजीन। टोटल मैंने कितना टिक लगाया, 1 2 3 4 5 6। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 6 हो चला जाएगा।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि इसमें से टोटल डायामैग्नेटिक कौन कौन है, ये आपको चुनना है। बड़ा आसान सवाल है। हाइड्रोजन एटम कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s1, दिस इज पैरामैग्नेटिक। NO2 में देखो क्या है, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑड में है, इट्स नेचर इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक, मोनोमेरिक फॉर्म में है। सुपर ऑक्साइड में भी क्या है देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे ऑड में होगा, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। डाइमेरिक सल्फर इन वेपर यानी H2 पूछ रहा है। सबको पता है कि जो लोग भी क्लास में बच्चे हमारे पढ़ते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में आप पढ़ते होंगे तो बताया जाता होगा कि O2 और H2 दोनों में अनपेयर 2 होता है, और किस में होता है बोलो, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये जो लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ते हैं उनको पता होता है ये लाइन। मतलब ये भी क्या है बोलो, दिस इज पैरामैग्नेटिक। Mn3O4 में देखो ये किसका किसका मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ MnO and Mn+4, not Mn+4, MnO2। यहां पर मैग्नीज पे बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहां बोलो +4। इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3d5, दिस इज पैरामैग्नेटिक। यहां बोलो 3d3 अनपेयर्ड, मतलब ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो ये तो कुछ बेसिक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड था। अब इसमें कुछ सवाल और भी मिक्सअप है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन से है सवाल। बोलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3d6, लिगेंड कैसा है बोलो, वीक फील्ड है। सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर लिगेंड वीक फील्ड होता है तो हुंड्स रूल यूज करते हो। जब हुंड्स रूल यूज करोगे तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और फिर पेयरिंग करते हैं, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, 4। दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, लेकिन क्वेश्चन में क्या चाहिए, डायमैग्नेटिक। तो अभी तक तो इतना चेक में हमको सब पैरामैग्नेटिक ही मिल रहा है। यहां पर भी देखो निकेल पे +2 चार्ज, बोलो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन 3d8। लिगेंड कैसा है बच्चे मेरे, वीक फील्ड है। तुम ही बताओ कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड्स रूल यूज करोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। कितना अनपेयर्ड मिल गया, 2, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। यहां पर देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d1, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d0, अनपेयर्ड 0 एंड दिस इज डायमैग्नेटिक। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था 2018 में। मतलब इतनी भीड़ में एक डायामैग्नेटिक मिला, और वो भी पोटाशियम क्रोमेट जो सबसे लास्ट में लिखा है। और बाकी जो हमने चेक किया सब का नेचर क्या मिल रहा है देखो ध्यान से, तो इट्स नेचर इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक पूछ रहा है, सो इट्स फाइनल आंसर इज 1। इसका फाइनल आंसर क्या बताएंगे बच्चे मेरे, 1 बताओगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसमें कहानी, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड
करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया हुआ है ऑप्शन। फर्स्ट भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। इस तरह से ये लाइन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। हम सिर्फ स्टेटमेंट बता देते हैं क्या है, फिर डिसाइड कर लेना है। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये। लाइन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लिथियम जो क्लोराइड है ये प्रीडोमिनेंटली अ कोवैलेंट कंपाउंड है। ये तो एनसीईआरटी में लाइन ही लिखा हुआ है कि LiCl इज अ प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, क्योंकि LiCl जो होता है ना वो कोवैलेंट स्पीशीज में ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड क्लोरीन इज टू स्मॉल। सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग कोवैलेंट आयनिक की जब हम लोग बात करते हैं प्रीडोमिनेंसी की, तो उसमें हम लोग पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयनिक कैरेक्टर। ये जो पोलराइजेशन जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो पोलराइजेशन है रेडियस ऑफ केटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रेडियस ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, तो इसी पॉइंट से मेरा काम हो जाएगा कि सेकेंड स्टेटमेंट क्यों हमने गलत बोला। तो Li जो Cl जो है लिथियम पे +1 चार्ज है, यानी लिथियम का रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस है अपने ग्रुप में, है ना। पोलराइजेशन क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। लिथियम का रेडियस छोटा हो जाने की वजह से इसमें कौन सा नेचर पाया जाता है बोलो, कोवैलेंट नेचर, यानी पोलराइजेशन उसमें ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। सेकेंड स्टेटमेंट में इसको जोड़ दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऊपर असर्शन रीजन में आप लोग अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ करके डिसाइड कर लेना है कि कौन से इसमें ऑप्शंस में टिक लगना चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि ये डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है देखो, क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट पोटेशियम क्लोराइड का दिया है कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर ऐसा यूनिट में दिया है, which indicates that it is a highly polar molecule. Okay, the interatomic distance between K plus and chloride ion in this molecule is this। यानी क्वेश्चन में डिस्टेंस दे दिया है 2.6 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ KCl। बड़ा सिंपल है जी, डाइपोल मोमेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड जो डाइपोल मोमेंट होगा, दिस फार्मूला से लगा दीजिए। यहां पर जो चार्ज लिखेंगे ना ऐसा यूनिट में लिखिए 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2.6 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अप्रोच को देखना है ना, इस तरह के सवाल आते हैं तो कैसे आपको सोचना चाहिए।
यूनिट को बड़ा ध्यान से देखना होता है इस क्वेश्चन में इस तरह के। तो 1.6 इंटू 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब मीटर। अब इसको आप कर लेंगे गुणा भाग जो भी इसमें है, अपना आपको आंसर मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन में एक और पूछ रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए बच्चा मेरे एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते हो कि एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू दिया हुआ इस क्वेश्चन में देख लो कितना दिया है, 3.336 10 के पावर माइनस 19 नो 20 हाँ 29 दिया है, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 2.6 10 के पावर माइनस 29 कूलम्ब मीटर है, ऊपर भी कूलम्ब मीटर है, इंटू 100। यूनिट को ध्यान में रखना है कि जो यूनिट आप ले रहे हैं ना वो कट कुट जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये कूलम्ब जो मीटर है ये भी कूलम्ब मीटर है, ये कैंसिल हो गया। ये भी 10 के पावर माइनस 29 जो है वही कैंसिल हो गया। और बाकी इसको आप गुणा भाग जो भी है इसको आप करेंगे तो x परसेंटेज मिलेगा, एंड दैट x परसेंटेज इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। तो इस हम सॉल्यूशन में, ये सब्जेक्टिव टाइप का सवाल है जो ये 93 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मेथड को पकड़ना है। कभी कभी आपको ये एंगस्ट्रम में लिख देगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि मीटर में दिया है। तो इस एंगस्ट्रम को मान लो कि अगर ये डिस्टेंस अगर एंगस्ट्रॉम में दिया रहे तो उसको आप मीटर में बदल लोगे। अगर यहाँ कूलम्ब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ जो आपको जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सेंटीमीटर में दिया रहेगा। एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना सेंटीमीटर होता है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सुंदर सवाल है। कह रहा है Na प्लस और Ag प्लस में कौन सुंदर लुईस एसिड है और क्यों है। सीधा सीधा सी बात है कि Na प्लस जो है वो लुईस एसिड है ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना कंपाउंड आयनिक फॉर्मेशन करता है। दिस इज आयनिक कंपाउंड, मतलब ये आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेकिन सिल्वर प्लस में क्या है कि 18+2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होगा, मोर पोलराइजेशन होगा। एंड देयरफॉर फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड्स। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उसके सराउंडिंग में कुछ लिगेंड्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, तो मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा है, पूछा है कि व्हाई। तो ये इसमें सबसे जो सुंदर लुईस एसिड होगा वो Ag+ होगा। क्यों है, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा 18+2 की वजह से, और ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी बात है। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आसानी से फॉर्मेशन कर लेता है लिगेंड के साथ। जैसे अगर हम ऐसा कॉम्प्लेक्स मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन तुम सोचेगा कि हम ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ अपने से सोच ले खोज लें, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए सिल्वर जो है +1
ये क्या किया, अगर दो अमोनिया है तो ये दोनों अमोनिया के साथ, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल से हम समझा दे रहे हैं, है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल जब क्लास में पढ़ाते हैं तो डिस्कस करते हैं। एक एक एग्जाम्पल को आपको ध्यान से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना ही चमकोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका जरूर आप सब ध्यान रखें, ठीक है। अपने गुरु का बात माने और जीवन में खूब आनंद उठाए, जीवन में आप सफल होते रहिए, खूब आगे बढ़िए जीवन में, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दे दिया कि ये लुईस एसिड है, लेकिन Na+ तो लुईस एसिड है ही नहीं। चलिए आगे सवाल में हम बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया है और क्या बनाया, I3-। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा लुईस है, इसमें से कौन सा लुईस एसिड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चन को बच्चे, क्योंकि इसका आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा, पहले हम चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चन को तुम लोग रीड करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसको पूरा किया जाए। करा इसमें से कौन सा लुईस में और I2 में। तो देखो इस आयोडीन का देखो 3D 4D 5D ऑर्बिटल खाली। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आप लोग नाम सुने होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनता है, दो लोगों के बीच बनता है, एक बड़ा आदमी और एक छोटा आदमी। बड़ा आदमी क्या करता है, डोनेट करेगा, छोटा आदमी एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको यही पकड़ना है कि कौन बड़का है कौन छोटका है, और उसी से तुम डिसाइड कर लोगे कि क्या है जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। अब यहां पर देखो, ये बड़ा आदमी है, दिस इज लुईस बेस, और ये भिखमंगा है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो जो लोन पेयर लेता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, और जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस हो गया। मतलब इसमें I2 का रोल क्या हो जाएगा, एज अ लुईस एसिड हो गया। चलिए, तो आज हमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करना था केमिकल बॉन्डिंग का, जो कि आज मैंने कर दिया। और इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का एडवांस का लेकर के आएंगे। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये शेयर आप सब करिए। हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं हमारे सिस्टम में, वो लोग भी शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सके। क्योंकि जिस तरह से हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्वेश्चन में, ये आपको कहीं नहीं मिलता है। वो डायरेक्ट जो है कि नहीं, बी ऑप्शन होता है तो उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कि नहीं सोल्यूशन लिख दिया जाता है। चलिए, तो ओके बच्चे, बाय।